अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज इसराइल और अमेरिका की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग का 25वां दिन है। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त धुएं, बारूद और बेयकीनी के साए में डूबा हुआ एक ऐसा खित्ता बन चुका है जहां हर सुबह एक नए खौफ के साथ तुलू हो रही है। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे हैं तो दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकतें हैं जो किसी भी लम्हे मज़ीद बिगड़ सकती हैं। सवाल ये नहीं कि जंग कब रुकेगी, सवाल यह है कि इसके असरात कहाँ तक जाएंगे। इसी हंगामे में पाकिस्तान एक बार फिर जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर चुका है। पसे पर्दा सिफारतकारी, खामोश राब्ते और कशीदगी कम करने की संजीदा कोशिशें, ये सब इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि एक फाल किरदार अदा कर रहा है और व्हाइट हाउस की जानिब से इसकी तस्दीक इस किरदार की आलमी सतह पर अहमियत को मजीद उजागर करती है। मशरिक़ वुस्ता जो पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार था, अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। तेल की कीमतें, आलमी मंडियां और ताकत के तवाज़ुन सब कुछ बदल रहे हैं। ईरान और इसके मुखालिफिन के दरमियान ये कशमकश सिर्फ इलाकाई नहीं रही, ये आलमी सियासत का महवर बनती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है कि जंग नहीं, अमन, तसादुम नहीं, मुकालमा। ये वो बयानिया है जो ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को दरकार है। मगर सवाल ये है कि सिफारतकारी के अलावा कोई और ऑप्शन है? क्या बड़ी ताकतें सुनने के लिए तैयार है या फिर दुनिया एक तवील तबाहकुन तनाज़े की तरफ आगे बढ़ रही है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर अलवी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एक्स एम्बेसडर टू सीरिया हैं। प्रोफेसर सलमा मलिक साहिबा IR एक्सपर्ट हैं। शौकत पराचा साहब सीनियर एनालिस्ट आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और शाहिद अख्तर अलवी साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। अलवी साहब, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आई है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। वो ट्वीट मैं पढ़ के सुना देती हूँ। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है, इसको अपना एजाज़ समझता है। मेज़बानी लेकिन मशरूत है अमेरिका और ईरान की रजामंदी से। सर, सवाल यहाँ पे ये है कि क्या अमेरिका और ईरान वाकई मुकालमे के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान का किरदार मीडिएटर के तौर पर किस तरह देखते हैं आप? पहले तो ये कि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को, आई थिंक पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ सहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में, क्योंकि बड़ी प्रेशर था, आप जानती हैं, साइड्स लेने के लिए। इवन सेक्रेटेरियन इश्यूज भी खड़े करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बड़े ही बारीक से पुल पे एक चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो इसमें सक्सेसफुल इस तरह हुआ कि आज उसका नाम आना शुरू हुआ है कि वो एज ए मीडिएटर एक्सेप्टेबल है। आई थिंक हमारी ये यूनिक पोजीशन की वजह से कि एक तो हम ईरान के नेबर भी हैं और दूसरा ये कि वी आर वेरी क्लोज टू अरब, सो ये सिर्फ पाकिस्तान ही मीट करता है दुनिया में कंडीशन, और कोई मुल्क ये कंडीशन मीट नहीं करता। सो दैट्स व्हाई वी आर इन दिस यूनिक पोजीशन। और क्या अब ये मुज़ाकरात होंगे? अब जाहिर है, आई एम श्योर ये ट्वीट की बेस पे तो नहीं इन चीज़ों को डिसाइड किया जा सकता। दे आर मच मोर सीरियस इश्यूज। इसके लिए तो किसी और ही लेवल पे ये बात हो रही है और ये इनविटेशन ऑब्वियसली कांट बी गिवन थ्रू ट्वीट। ये इसके पीछे बहरहाल कुछ ना कुछ चल रहा है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है, रॉयटर्स ने कह दिया है तो इसलिए पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज पर आ गया है या इजिप्ट और टर्की के नाम लिए जा रहे हैं। आई एम श्योर इसके पीछे काफी कुछ, वो उसको उससे भी तकवीत मिलती है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने मुंह से ही कह दी है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेगोशिएशन, एंड सिंस और कोई कंट्री सामने नहीं आया और कोई न्यूज नहीं आई है, सिर्फ यही आई है कि यही 3 करवाएंगे और अब आनी शुरू होगी कि पाकिस्तान करवाएगा और फिर इस्लामाबाद का भी नाम आ गया, तो खबरों को तकवीत मिलती है कि परहैप्स ये चीज इधर होने वाली है। अब मेरा बहरहाल, अब मैं अपने आंसर को लंबा नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा इसके बारे में कि ये सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो मैं उस पर अगर आप तो मुख्तसर बता भी देता हूँ। और जी उसमें मैं ये पूछना चाहूंगी क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी मुस्बत और तामीरी बातचीत हो रही है ईरान के हाई ऑफिशियल के साथ, गो के उनका नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ईरान जो है मुकम्मल तौर पर डिनाइल की सी सिचुएशन में, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मैं यकीनन आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये दोनों फरीक तैयार हैं? जी देखिए, लेट्स से दोनों फरीक तैयार भी हो गए, गिवन गारंटेड कि वो तैयार हैं। उसमें इसके अलावा बड़े 2-3 बड़े बेसिक सवाल उठते हैं। एक ये है कि अमेरिका ने जंग बंद नहीं की है, ठीक है, और ईरान ने भी जवाब नहीं की है, तो नो इमेजिन कि नेगोशिएशन हो रही है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको अपने सेल फोन पे मिल रहा है कि आपकी ये चीज तबाह हो गई है, आपके यहाँ अटैक हो गया। इससे क्या माहौल बनेगा नेगोशिएशन का? इससे एक हार्ड लाइन स्टांस बनता जाएगा ना, इंस्टेड ऑफ के
आप विन विन सिचुएशन की तरफ जाएं या अकोमोडेशन की तरफ जाएं। सो स्टार्ट ही इसका और उसका जो कंटिन्यूटी है वही बड़ी अजीबोगरीब है। सेकंड, देखें ईरान रिसीविंग साइड पर है, अब तक इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई है, इतने लोगों की शहादत हो गई है, और ईरानियन लीडरशिप ने अपने लोगों से वादा किया हुआ है, 2-3 उन्होंने बड़े कंक्रीट वादे किए हुए हैं कि बदला लेंगे, और फिर शर्तें रखी हुई हैं, शर्तें बहुत ही सख्त हैं। जी चले हम सोच सकते हैं कि नेगोशिएशन होगी, लेकिन ज्यादा पे नेगोशिएशन नहीं हो सकती है, क्योंकि ईरानियन लीडरशिप को एक चीज का एहसास है कि इस वक्त अगर ईरान के अंदर दरार पड़ गई तो फिर सब कुछ तबाह होगी। विच मीन्स कि उन्होंने पब्लिक को अपने साथ रखना है, पब्लिक को वो उसी वक्त साथ रखेंगे अगर वो नेगोशिएशन में फाते के तौर पे आएंगे। बिल्कुल लेकिन नेगोशिएशन में अगर ये के तौर पे आएंगे तो अमेरिका का डाउनफॉल एज अ सुपर पावर इसके इंडिकेशन में हो जाएंगे, तो अमेरिका ये नहीं चाहेगा। एंड लास्टली ये जरूरी हमें है कि अगर ये आप एडजस्टमेंट किसी तरीके से करवा भी लेंगे तो फिर इजराइल का स्टांस लेबनान के बारे में क्या होगा, गजा के बारे में क्या होगा, बिल्कुल सही। वेस्ट बैंक के बारे में। so many questions जिनके There are so many questions which are very difficult actually. जी। तो इसलिए not pinch of salt बल्कि bag of salt। प्रोफेसर सलमा मलिक साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर साहिबा, आपसे मैं ईरान की जो 6 शराइत हैं उनके हवाले से पूछना चाहूँगी। जिस तरह से अलवी साहब भी बात कर रहे थे कि बड़ी सख्त शराइत रखी गई हैं। दूसरा ये कि अमरीका अब हम देख रहे हैं कि बार बार बात कर रहा है मुज़ाकरात की, और ये दावा भी कर रहा है कि हमारी बहुत अच्छे टर्म्स चल रहे हैं, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से। ईरान डिनाई कर रहा है। पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्किया का किरदार, खासतौर पर पाकिस्तान का, जब शहबाज शरीफ साहब की ये ट्वीट भी आ गई है कि हम मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर आप किस तरह से देख रही हैं, पाकिस्तान का किरदार, और क्या दोनों फरीक तैयार हैं मुकालमे के लिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, मीडिएशन जो है जितनी सादी लगती है ये चीज़ कि जी एक थर्ड पार्टी आएगी और वो एक मैजिक वॉन्ड चलाएगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये उतना ही ट्रिकी अमल होता है। क्योंकि सबसे पहले ये है कि जो कंट्री मीडिएशन की ऑफ़र करती है उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसको दोनों जो फरीक हैं वो माने, और जब वो माने तो उसके बाद अगर वो वाकई ही नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएं, और उसके बाद नेगोशिएशन की कामयाबी कहाँ तक है, जानिबदारी का सवाल ना उठ जाए किसी एक फरीक की तरफ से। सो बहुत सारी अवामिल इसमें मुतहरिक होते हैं जब मीडिएशन का काम हो रहा होता है। दिखने में तो ये साइंस बड़ी अच्छी लगती है कि जी एक थर्ड पार्टी आई और उसने अपने गुड ऑफिसर्स ऑफर किए और उन गुड ऑफिसर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो अगर पाकिस्तान ने, तुर्की ने और जो हमारे इस तरह दोस्त ममालिक हैं उन्होंने मिलकर ये बात की है और पाकिस्तान जो है इसमें लीड ले रहा है, तो दैट मीन्स कि देयर इज अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत हम लोगों को इतना हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए हैं दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों फरीकों के दरमियान, कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। हावेवर इसमें एक और अमल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ सिर्फ 2 फरीक नहीं है, यहाँ एक तीसरा फरीक है, द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम, एंड दैट इज इजराइल। ठीक है, तो अगर अमेरिका और ईरान जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे आ भी जाते हैं तो इजराइल का जो मफाद है इस जंग में वो बहुत हटकर है, और ईरान ने जो शराइत अपनी टेबल पे रखी हैं वो बिल्कुल भी नाजायज़ शराइत नहीं है। दे आर द बेसलाइन शराइत। हावेवर जैसे आप फरमा रही हैं कि ये सख्त शराइत हैं, क्योंकि दिस इज़ द बेयर मिनिमम ईरान रिक्वायर्स, क्योंकि ईरान की इन्होंने रेजिलियंस असाइड, ईरान की बहादुरी असाइड, ईरान की लीडरशिप को ये स्टेडली इवन आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टाइम पीरियड टारगेट करते रहे, उनको मरवाते रहे हैं, और ईरान को सैबोटेज करने की इनकी मुकम्मल कोशिश रही है। और अब जहां ईरान खड़ा है 25 दिन की वॉर में बहुत शहादतें हुई हैं, बहुत नाहक जानें जो हैं वो गई हैं, और जाहिर है इसमें जो एक बहुत बड़ा अमल है कि इस सारी जंग के पीछे जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल खामोश हो गया, वो चुप के रह गया है। ईरान सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं, गाजा के लिए भी ये चीज़ कर रहे हैं। तो जंग बंदी प्लस ये कि जी जो खित्ते में अमेरिकन बेसेस हैं, जिन्होंने अमेरिकन एलाइज को जो इस खित्ते में हैं, जिनमें अरब ममालिक हैं, उन ममालिक को कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि वो अपनी बका के लिए और अपनी सलामती के लिए उन्होंने अपनी फ़ौजों का इनखला किया है, बजाय इसके कि उस माहिदे के तहत, जिस माहिदे के तहत ये अड्डे यहाँ कायम किए गए थे कि खुदा ना खास्ता अगर उनको
पड़ी तो अमेरिका उनकी मदद करेगा, तो अमेरिका ने तो कोई मदद नहीं की, वो तो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। बिल्कुल तो ऐसे। अमेरिका के मफाद इस जंग में अलग हैं, इसराइल के अलग हैं, ईरान अपनी बका के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका और ईरान अगर निगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं, और ईरान का जो स्टांस निगोशिएटिंग के लिए अभी जरा सख्त है, वो इसलिए भी है क्योंकि ईरान ने 2 दफा बहुत खुशाइन तरीके से निगोशिएशन में हिस्सा लिया है, और बिल्कुल। दोनों दफा अमेरिका ने बैकस्टैप किया है, तो वो बहुत कॉशियसली मूव कर रहे हैं। और अगर ये थर्ड राउंड पाकिस्तान जब ऑफर कर रहा है, अगर खुदा ना ख्वास्ता ये थर्ड राउंड कामयाब नहीं होता, तो फिर जो फजा कायम होगी वो उसके मजीद खतरनाक हो कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो जाएगी। पूरी दुनिया भुगतेगी। बिल्कुल सही सही कह रही हैं आप। शौकत पराचा साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पराचा साहब, कहिएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, 2 फरीक अमेरिका और ईरान क्या मुकालमे के लिए तैयार होंगे, क्योंकि मीडिएटर के तौर पर तुर्किया भी है, इजिप्ट भी है, पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी दिया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसराइल क्या ये चाहेगा कि ये दोनों मिल बैठें, क्योंकि ये जो जंग है अमेरिका के मफाद में तो नहीं नजर आ रही है। देखिए, जंग है तो जंग में बहुत सारे इफ्स होते हैं और बहुत सारे बट्स होते हैं, राइट। और इन इफ्स एंड बट्स को सामने रखते हुए ही इंसान कोई तजिया कर सकता है, कुछ ओपिनियन दे सकता है, जो कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मीडिएशन का ताल्लुक है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, और उन्होंने भी यही बात की है कि अगर कॉन्फ्रेंस है दोनों पार्टीज की, अमेरिका और ईरान की, तो हम मेजबानी के लिए तैयार हैं। फिर फॉरेन ऑफिस ने भी सुबह यही बात की। जब ऑन रिकॉर्ड ये चीजें आ जाएं, तो फिर उससे यही आमतौर पर ही कर होता है कि हाँ, कुछ न कुछ पाइपलाइन में है। अब जो आपका सवाल है, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि क्या इसराइल भी मानेगा। देखिए, इसराइल ने फैसला नहीं करना, फैसला करना है सदर ट्रंप ने। इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर ट्रंप साहब अभी अनाउंस कर देते हैं कि मैं कल ईरान के खिलाफ जंग बंद करता हूं, तो ट्रस्ट में फिर इसराइल की जरूरत नहीं होगी इस जंग को कंटिन्यू करने की। इस तरह से ईरान ने तबाही फैलाई है, आज भी उन्होंने मिसाइल मारे, 2 दिन पहले भी मिसाइल मारे, वहां से तो खबरें बाहर नहीं आने देते, तो इसलिए उस तबाही का जो क्वांटम है उसका हमें इल्म नहीं होता। लिहाजा अमेरिकन माइट के बगैर इसराइल कंटिन्यू अच्छा, पराचा साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपको लगता है कि लीडिंग पोजीशन अमेरिका की है, क्योंकि र्यूमर्स ये भी हैं कि अमेरिका इसराइल के हाथों पपेट बना हुआ है और इसराइल सब कुछ करा रहा है। इसराइल शरारत तो कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो नेतन्याहू की शैतानियत है वो तो इसमें कार फरमा है, लेकिन माइट जो है वो तो अमेरिकन माइट है। B-52 जो है वो अमेरिकन है, इब्राहिम लिंकन जो है वो अमेरिकन है। फिर जितनी बम्बिंग हो रही है, F-35 आ रहे हैं, F-15 आ रहे हैं, वो सब अमेरिकन है। ठीक है। अमेरिका के बगैर अगर अमेरिका आज निकल जाए तो इसराइल की तो नहीं है ये जंग। अब दूसरी बात ये भी है, एक चीज मैं और भी वाजे कर दूं कि बेसिकली जो पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट एफर्ट कर रहे हैं, इसको इट मस्ट बी सीन इन द प्रेसिडेंट ऑफ जो लास्ट सितंबर में 8 मुस्लिम कंट्रीज की मुलाकात हुई सदर ट्रंप से, और जिसकी वजह से गजा में वो मैसेकर रुका, गजा पीस प्लान आया। उनमें अब 5 जो है वो तो मिडिल ईस्ट के हैं, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में वो खुद तो पार्टी नहीं है, लेकिन वो पार्टी उनको बना दिया गया। अच्छा। तो बाकी ये 3 मुल्क बच गए, पाकिस्तान, मिस्र एंड तुर्की। लेकिन कॉन्सेप्ट वही नजर आ रहा है कि जिस तरह उस वक्त सदर ट्रंप पे प्रिवेल किया था इन्होंने, और वो गजा में उन्होंने वो बर्बरियत नेतन्याहू की रुकवाई थी। तो ये तीनों मुल्क जो है एफर्ट कर रहे हैं, और फिर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये ट्वीट किया जाना कम से कम ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ न कुछ है पाइपलाइन में। वो कितना मैच्योर होता है, नहीं होता, उस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा। ठीक है, जब भी कोई बात अनाउंस होती है तो उसके पीछे यकीनन कोई कॉन्टेक्स्ट जरूर है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो अमेरिका और ईरान की जंग में बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिन का गैप दिया गया है कि ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उस पर हमले नहीं किए जाएंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बना, किसने प्रेशराइज किया और ये कितना प्रोलॉन्ग हो सकता है, इस सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैनल मेरे साथ ही मौजूद है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ऐलान किया गया कि 5 दिन के लिए हम पावर प्लांट्स पर, ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मौखर कर रहे हैं और हमारे बड़े अच्छे टर्म्स पर मुज़ाकरात ईरान से चल रहे हैं, तो हमने एक तब्दीली ये देखी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में अचानक से कमी हुई, स्टॉक मार्केट भी कुछ बेहतर नज़र आने लगी। लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से जवाब आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमने फिर देखा कि स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा और तेल की कीमतें भी फिर बढ़ना शुरू हो गई। अलवी साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो बातें की जाती हैं, फ़ौरन से ट्वीट आ जाता है, कभी वो बात करते हैं मुज़ाकरात की, कभी फिर जंग की बात कर रहे होते हैं। आलमी मईशत को ये जंग कितना मुतासर कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप की बात पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? क्योंकि ईरान की शराइत में से पहली शर्त ये है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई जाए कि ये जंग बंदी मुकम्मल तौर पर होगी और दोबारा जंग शुरू नहीं की जाएगी। आज किसी ने एक बड़े मजे की ट्वीट की थी कि जब हम अपने आने वाली जनरेशंस को डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताएंगे तो वो हम पे यकीन ही नहीं करेंगे ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बिकॉज उन्होंने इस जंग के दौरान बहुत सारे यू टर्न लिए हुए हैं। देखिए, ये क्यों मजबूर हुए हैं निगोसिएशंस के लिए, इसलिए कि हिस्टोरिकली कुछ चीजें फॉर द फर्स्ट टाइम हुई हैं इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड जो पहले नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री में पहली बार एक ग्लोबल साउथ के कंट्री ने दो बड़ी पावर्स को चैलेंज किया, उनके साथ एक जंग की और उस जंग में उनको नुकसान पहुंचाया और मजबूर किया निगोशिएशन पे आए। ये आज तक नहीं हिस्ट्री में हुआ था। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस। दूसरा, आप याद रखें कि गल्फ जो है, गल्फ बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है और उन्होंने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया यूएसए पे, हमें इसका अंदाजा नहीं है। देखिए, गल्फ में जो पब्लिक परसेप्शंस है वो चेंज होनी शुरू हो गई है। नॉट दैट कि वो ईरान के सपोर्टिव हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये देखना शुरू किया है कि ईरान ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और यानी कि मुल्कों की खुद मुख्तारी की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ उनको कॉम्प्रोमाइज्ड हुक्मरान नजर आ रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ था। इसकी वजह से एक बड़ी चेंजेस आई। दूसरा ये देखें, जब भी कोई इंस्टेबिलिटी आती है तो फ्लाइट का कैपिटल सबसे पहले होता है। 2024-25 में कोई $350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएई दुबई में आई थी। अब आप सोच सकती हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पे कैसी ब्रेक लगेगी, बिकॉज पीपल विल थिंक ट्वाइस। 70,000 तो सिर्फ यूपी के सिटीजन्स निकले हैं। अब आप सारी दुनिया के मिलाएं, 180 मुल्कों के लोग थे, तो कितने प्रोफेशनल्स निकले होंगे और वो थोड़ा सा टाइम लेंगे वापस आने के लिए। सो 30% प्रॉपर्टी डाउन हो गई है। सो आप सोचें कि गल्फ ने और इन कंट्रीज ने तो कभी ये इंस्टेबिलिटी देखी नहीं थी, किसी वॉर में भी उन्होंने नहीं देखी थी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री आ गया है। तीसरी चीज आप जब इसमें देखती हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी जिसका आपने जिक्र किया, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो अब इस जंग की इजाजत नहीं दे पा रही है। अगर लेट्स से ये नेगोशिएशन फेल होती हैं और जंग रिज्यूम होती है, मेरे नहीं ख्याल के 1 महीने से ज्यादा ये जंग जारी रह सकती है, बिकॉज अब जो बिगेस्ट पावर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं वो जो कंट्रोल करती हैं दुनिया को, मतलब फाइनेंशियल पावर, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, बिकॉज उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो लॉसेस में कन्वर्ट हो रही हैं। सो ये सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से ये नेगोशिएशन पे आए हैं, और नेगोशिएशन पे इन पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है कि इज ही बाइंग टाइम के इन्होंने तय करना है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहना बिल्कुल काबिल वक्त होगा। बिल्कुल सही है। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इस वक्त उनका स्टेटस क्या है, क्योंकि वो ईरान की सिचुएशन भी देख चुकी हैं और उन्हें पता चल चुका है कि अमेरिका कितने पानी में है। उन्हें लगता था कि अमेरिका किसी भी सूरत हाल में उन्हें बचा लेगा, अड्डे प्रोवाइड किए हुए थे उनके। अब इस सिचुएशन में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव किस तरफ होना चाहिए? ईरान जिससे इसराइल डरता है और वाज़े तौर पर कह चुका है कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त अलायंस एक बनना चाहिए इस्लामी ममालिक का और ईरान के साथ उन्हें प्रॉपर सपोर्ट करनी चाहिए, सिर्फ लफ्जी सपोर्ट नहीं, एक प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए? जी देखिए, एक तो मैडम जो ट्रेडिशनल राइवलरीज हैं हमें उनको भी जहन में रखना पड़ेगा। ये तो 25 दिन या लेट्स से 1 महीने की डेवलपमेंट्स हैं जहां ये एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है या कॉन्फ्लिक्ट प्रोएक्टिव हुआ है, बट इन ममालिक की आपस में ट्रेडिशनल राइवलरीज रही हैं और जाहिर है जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात आती है कि किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उससे रेवेन्यू जनरेशन क्या हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ा पेश खेमा होती है हर तरह के मसले मसाइल में। सो एक तो इस खित्ते में खास तौर पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, यहाँ
पहले से भी हम देखते हैं कि इन कंट्रीज की आपस में एक अनईजी रिलेशनशिप मेंटेन रही है। सही। पीछे कुछ ऐसी एफर्ट्स हुई जहां सऊदी अरेबिया और ईरान का रिप्रोचमा हुआ, हालात बेहतर हुए, कुछ चीज़ों के ऊपर इनका इक्तफा है, कुछ चीज़ों के ऊपर इनका इक्तफा नहीं है। अब जब हम ये 25 दिन वाली जंग देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि बहुत सारी ऐसे स्ट्राइक्स हैं जो गल्फ स्टेट्स पे हो रहे हैं या मुख्तलिफ और ममालिक पे हो रहे हैं जो कि ईरान से एट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें ईरान मुतहरिक हो, क्योंकि ये बात बड़ी खुल के सामने आ रही है कि ये ममालिक चाहते हैं, ख़ासतौर पे इज़राइल चाहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड हो जाए, सही। और मुस्लिम वर्ल्ड को आप कैसी आग लगा दें हर तरफ कि उस आग को बुझाने में ही सबकी एफर्ट निकल जाए और इनका अपना मकसद जो है वो कामयाब हो। सो हमें वो जो सैबोटाज और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको भी ग्रे जोन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को फॉरगो नहीं करना चाहिए। ये फैक्ट है कि जो आइडियल तो यही है कि ये ममालिक आपस में बैठें, डिस्कस करें, और इस वक्त OIC या फिर जो भी मुस्लिम वर्ल्ड की कोई भी कांग्रेस ऐसी है, चाहे वो OIC हो, चाहे वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस बनाई जाए, जैसे पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की ये ऑफर कर रहे हैं, तो हम ये लीड लें और इन तमाम ममालिक को अपने मुल्क में बुलाएं और कहें कि आए आप आके डिस्कस करें और आपस में इस जंगबंदी की तरफ आए, हाथ मुत्तहद हो जाएं ताकि आपको बाहर के एलिमेंट्स हर्ट ना कर सकें। सो फ्रॉम आइडियल टू रियल हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट फॉर्मूला एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि जब तक मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड रहेगा, कन्फ्लिक्चुअल रहेगा, उस वक्त तक इजराइल को खास तौर पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये एट द एंड ऑफ द डे it has nothing to do with Iranian leadership or anything. It has basically to do with controlling the Strait of Hormuz, so that यहाँ से जो ऑयल की एक्सट्रैक्शन है और जो पैसेज है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत अनहिंडर्ड मिले, उसकी प्राइसिंग क्या हो, ये सारा कुछ किस तरह हो। हमने 1974 के भी किस्से सुने हुए हैं जब पहली दफ़ा ऑयल क्राइसिस हुआ था, और अब हम फिर इसको बहुत प्रोएक्टिवली देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें इसके लिए ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक को आपस में जो है हाथ जोड़ने पड़ेंगे, आपस में हाथ मिलाने पड़ेंगे, और ये देखना पड़ेगा हाथ मिलाने पड़ेंगे और अलायंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आचा साहब, अगर ये टाइम भी मुस्लिम ममालिक ने गवा दिया तो फिर क्या सोच के ये बैठे हुए हैं? अगर ये वक्त भी गवा दिया तो फिर कौन सा मौका है जिसकी तलाश में हैं ये लोग? देखिए, मुस्लिम ममालिक जब हम कहते हैं तो एक बड़ा लूज सा हम रेफरेंस देते हैं। कोई सच कोई मुस्लिम ममालिक का सवाए सऊदी अरब और पाकिस्तान के, वो भी अभी अलायंस बना है डिफेंस, बाकी तो है नहीं। आप अगर गल्फ कंट्रीज का देखें तो उनका तो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था ही अमेरिका के हवाले कि हम पैसे देते रहेंगे, आप हमें सिक्योरिटी देंगे। और आज वही एंटी अमेरिकन जो ईरानियन स्ट्राइक्स हैं, बेसिकली यही अरब ममालिक के गले पड़ गई हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया वॉर थिएटर से बहुत दूर हैं। वो स्टेटमेंट की हद तक तो बात कर सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुबियांतो जो है वो गजा पीस प्लान में शामिल रहे, उन्होंने कुछ ट्रूप्स ही वो कहे हैं कि हम भेजेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाए कि मुस्लिम ममालिक या उनका कोई अलायंस हो, अभी तक तो वो है नहीं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो काम करते हैं, लेकिन ये अच्छी हौसला अफजा बात है इस हवाले से कि एटलीस्ट मुस्लिम कंट्रीज जो है वो प्रोएक्टिव भी हुए हैं। मैं तुर्की, पाकिस्तान, कतर की बात कर रहा हूँ, मैं मिस्र की बात कर रहा हूँ। वरना आप ये देखें इस वॉर में जिस तरह अमेरिकन स्टैंस जो है वो भी बड़ा अजीब, अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टन सा रहा है। तो यूरोप भी तो इसी कल्चर का हिस्सा बना ना। पहले कहा हम नहीं हिस्सा लेंगे, फिर वो बरतानी वज़ीर आज़म स्टारमर ने तकरीर की, उन्होंने कहा वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वॉर। फिर उन्होंने कुछ अड्डे अपने दे दिए, डिगो गार्शिया वाली कंट्रोवर्सी भी आ गई। इसलिए ये जो दुनिया है अलॉन्ग विद द मुस्लिम वर्ल्ड एंड नॉन मुस्लिम वर्ल्ड, सबके लिए ये एक मसला बना है। और अच्छी बात आपने खुद भी की कि जैसे सदर ट्रंप ने 5 रोज़ा वो प्लांट्स पर, पावर प्लांट्स पर जंगबंदी की बात की, तो वर्ल्ड मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। इट मीन्स के दुनिया सारी पॉजिटिव रिएक्ट
कर रही है कि जी जंग बंद हो जाए। मतलब इतनी अनपॉपुलर जंग है कि कोई भी इसको कंटिन्यू करने की फेवर में नहीं है। और अलॉन्ग विद व्हाई नॉट आई टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्होंने कहा कि मुझे तो जी मार्को रूबियो ने कहा, पीट हेग्सेट कहा और स्टीव जो उनके नुमाइंदा खुसूसी हैं उन्होंने कहा जी कि ईरान हम पर हमला कर देगा तो हम पहले हमला कर दें। इट मींस कि प्रेसिडेंट हिमसेल्फ वाज नॉट कन्विंस्ड, वो अपने साथियों की वजह से वो मार खा गया और अब वो बहाने ढूंढ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। इसलिए ये मोस्ट अनपॉपुलर वॉर। ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है वो फेस सेविंग तलाश कर रहा है और जिस तरह की ट्वीट्स उसकी तरफ से आ रही हैं वो फेस सेविंग चाहता है। हमारे पास टाइम कम है, शॉर्ट आंसर आप तीनों से लेना चाहूँगी। अलवी साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। मशरिक़ वुस्ता क्या कभी मुस्तकिल इस्तेहकाम देख पाएगा, क्योंकि अभी तो बेहद इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं? अगर ये जंग अभी रुक जाती है तो कुछ सालों में इस्तेहकाम कुछ आ जाएगा, लेकिन जो स्कार्स डीप बन गए हैं ईरान के और इन बाकियों के, और ईरान ने देखा है कि वो आइसोलेटेड रहा और उसकी किसी ने हेल्प नहीं की, इसको जाते जाते बहुत दिहाइयां लग जाएंगी। और अगर ये वॉर कंटिन्यू हो गई तो उसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी आएगी गल्फ में, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कैसे कैसे ऑलरेडी चीजें हो गई हैं, तो वो कभी भी नहीं होंगी। फिर ये गल्फ के ममालिक याद करेंगे कि ये ईरान कितना बड़ा एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर था इस रीजन में, कि इस बड़े ईरान के होते हुए जिसको इन्होंने खतरा समझा, इन्होंने इतनी डेवलपमेंट की। ज़िमनी सवाल, इनकी जो क्या आप ये जंग को प्रोलॉन्ग होता देख रहे हैं? जी, मैं जाती तौर पे मैंने आपसे कहा था कि मैं निगोशिएशन के बारे में कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। अच्छा। ये एक पॉज आएंगे फिर होगी, लेकिन जंग को मैं एक फुल फ्लेज फॉर्म में तो ज्यादा देर नहीं होता देख सकता, बिकॉज वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड दैट। दिस इज माय आइडिया। ठीक है। प्रोफेसर साहिबा, मशरिक़ वुस्ता क्या स्टेबिलिटी मुस्तकिल तौर पर देख पाएगा या यही सूरत हाल आप देख रही हैं आगे भी? नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली अगर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक इस जंग से सबक हासिल नहीं करते कि एनीवन इज़ फॉलेबल और किसी के ऊपर भी नज़ला गिर सकता है और अनप्रोवोक्ड एग्रेशन हो सकती है, तो मशरिक़ वुस्ता इसी तरह जो है कॉन्फ्लिक्चुअल रहेगा यहाँ जंग, बिकॉज दिस इज़ द सेंटर पॉइंट। रिसोर्सेज की जंग है सारी की सारी। तमाम मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं वो रिसोर्स रिच हैं, दे आर पैसेज वेज टू द इंटरनेशनल वेल्थ, यहाँ से सारी इकनॉमिक कॉरिडोर्स गुजर रही हैं, नागुज़ीर है। तो इन सारी चीज़ों को जब तक मशरिक़ वुस्ता के ममालिक खुद इसका एहसास नहीं करेंगे, बजाय इसके कि वो ये देखें कि अच्छा चलो आज ईरान की बारी है तो कल किसी और की होगी, हमारी तो नहीं आ रही, तो ये ऐसा नहीं है। किसी भी वक्त किसी की भी बारी आ सकती है। 40 साल पहले ईरान जो था या 50 साल पहले ईरान की जो हुकूमत थी वो प्रो अमेरिकन थी, और जब वो प्रो अमेरिकन हुकूमत जो है वो गिरी तो उसी अमेरिका ने उस अपनी प्रो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। आज उसी के एक पपेट को वो पिच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत वक्ती हैं। कंट्रीज नीड टू रियलाइज कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है और कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या है। कभी भी ये जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का नारा हंटिंगटन ने कमीशन डॉक्यूमेंट में बनाया था, उसकी वजह से दुनिया इतनी बुरी तरह डिवाइड हो चुकी है कि कभी भी नॉन अरब ममालिक या नॉन मुस्लिम ममालिक मुस्लिम ममालिक की मदद नहीं करेंगे, बट फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, और ये बात मुस्लिम ममालिक को जान लेनी चाहिए। पराचा साहब, मशरिक़ वुस्ता की जो सिचुएशन है और इसका फ्यूचर आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? स्टेबिलिटी आएगी? बहुत कुछ हो चुका है और कम से कम मैं ये तो समझता हूँ कि जिस शक्ल सूरत में जिस फॉर्म में मशरिक़ वुस्ता के ये ममालिक थे जो पर्शियन गल्फ के नेबर्स हैं, वैसा तो अब मशरिक़ वुस्ता नहीं रहने वाला। अच्छा। क्योंकि जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ और जो MNC निकल के गई, उनको वापस आने में बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कि अल्टरनेट उनको मिल जाए दुनिया में। एक दफा ट्रस्ट जब एरोड हो जाए तो वो ट्रस्ट रीबिल्ड नहीं होता, फिर वो मिसट्रस्ट ही रहता है। नंबर 1। नंबर 2, जो किंगडम्स हैं, मोनार्कीज हैं इन एनी फॉर्म, उनके लिए भी एक बड़ा सबक मिला कि अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो हमें नहीं बचा सका। तो अब हम क्या करें? कलेक्टिव वो अपना पार्टनरशिप करें भी सही सिक्योरिटी के कंसर्न में। तो फिर इनके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? इफ नॉट अमेरिका देन हु?
देखिए ना, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ बाकायदा डिफेंस पैक्ट हो चुका है। जी, जी। वुड इट बी द बिगिनिंग? आई फील सो। उसमें तुर्की, उसमें अजरबैजान आ जाएं या दीगर यूएई के साथ जो सऊदी अरब के डिफरेंसेस हुए थे वो भी अब खत्म हो गए इसी वजह से। तो ये एक अच्छा एक शुरुआत हो सकती है। ये नहीं कह रहा कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप ये भी मत भूलें कि इन सब मुल्कों का चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। सही। और अगर ग्लोबल ऑर्डर में चाइना सर्च कर रहा है इन अदर एरियाज, तो व्हाई नॉट कि इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इनको एक और रास्ता मिल जाए। प्लस सिमिलरली चूंकि रशिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो ये जो सिचुएशन है या सिनेरियो कहने, ये सिनेरियो मुझे तो चेंज होता नजर आ रहा है। इट विल नॉट रिमेन द सेम एज इट वाज इवन वंस द वॉर इज ओवर। और ईरान के हवाले से जो एक पुरानी सिविलाइजेशनल क्लैश है अरब और अजम का, वो तो इस जंग की वजह से मजीद बढ़ गया। अरब मुल्कों में अब ये फीलिंग है कि हमें तो ईरान ने हमारी सॉवरेंटी को, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डैमेज किया। इसराइल ने तो मिसाइल नहीं मारे, ईरान हमारी तरफ से। लेकिन ईरान तो बार बार ये वजाहतें भी दे रहा है कि हमने आप पे अटैक किया, बल्कि हमने अमरीकी अड्डों पे अटैक किया है। कंक्लूड इसको इसी तरह से करेंगे कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, तो इट माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मुस्लिम कंट्रीज, और टू बी स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले करने के लिए भी तैयार है। बहुत शुक्रिया पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अलवी साहब थे, प्रोफेसर साहिबा, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान जंग को ही डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जौहर सलीम साहब मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अभी ईरान जंग के हवाले से बात करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट को हमने दावत दी है। एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद, जौहर सलीम साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जौहर सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जौहर सलीम साहब, जंग का 25वां रोज़ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 दिन के लिए पावर प्लांट्स पर हमले मौखर कर दें। ईरान कह रहा है कि हमारी अभी इस हवाले से कोई बात नहीं हो रही। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं सर कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा पॉजिटिवली सामने आ रहा है सिफारतकारी के हवाले से, मीडिएटर के तौर पर। आप क्या समझते हैं कि दोनों जो फरीक हैं वो तैयार हैं आपस में बातचीत करने के लिए, और फिर इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है इसको कैसे देखते हैं आप? क्या पाकिस्तान, और टू बी स्पेसिफिक इस्लामाबाद, मेज़बान के तौर पर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, मैं अपने कमेंट्स में पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान की एक यूनिक पोजीशन है इस सारे तनाज़े में, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ भी बरादराना ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब और बाकी खलीजी ममालिक के साथ ही बहुत ही नज़दीक तरीन बरादराना ताल्लुकात हैं, और फिर अमेरिका के साथ भी एक बहुत अच्छे ताल्लुकात इस वक्त जो है ना, ज़ाहिर है बड़े पुराने लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं बहुत, और एक बड़ा पॉजिटिव फेज है इस वक्त रिलेशंस का। तो उन सारे तो इस वक्त जितने भी सारे बीच में फरीक हैं, उन सबका इत्तेमाद जो है वो पाकिस्तान को हासिल है। तो इसलिए हमने देखा है, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी इसको खासा कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों में काफ़ी रोल प्ले किया है, क्योंकि हम देखते रहे शटल डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी हुई है। ईरान की जो आला तरीन क़यादत है वो पाकिस्तान से बात कर रही है। फिर उसके बाद पाकिस्तान देखें, सऊदी अरब जो है कितने विजिट्स आपने देखे हैं। फिर अमेरिकन के साथ भी ज़ाहिर है पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में है। तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि अभी हालांकि खैर ईरान ने तो कहा है कि जी नहीं, हम जो है अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है, जो उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमें एक तजावीज़ जो है वो मिली हैं कुछ, तो हम उन पर गौर खौस कर रहे हैं। अब ये अहम है, जाहिर है वो जो तजावीज़ मिली हैं ये सारे इस मौके पे, उस पर काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ का चांस है कि वो पाकिस्तान के थ्रू मिली हैं। सही। और ये भी बात चल रही है, बल्कि एक तो रॉयटर्स की स्टोरी ये भी आई है कि ये कंसिडर हो रहा है कि इस्लामाबाद में जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वैंस इधर आए, और फिर उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी हों, जो उनके मेन एमिसरीज हैं इस सारे तनाज़े में अमेरिका के। और फिर ज़ाहिर है ईरान की हालत देखें, क़यादत जो है ख़ुसूसन सदर पेज़ेश्कियान, उनसे पाकिस्तान मुसलसल की हालत क़यादत राब्ते में है, तो उनमें से भी कोई आए इधर। तो ये अगर तो ये तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी, और जाहिर है कि वर्ल्ड स्टेज पे बड़ी प्रोमिनेंस होगी। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करना चाहे इस मौके पे, क्योंकि देखें ये जो सारा तनाज़ा है, इससे सिर्फ खतरा जो है वो सिर्फ ईरान को नहीं है या सिर्फ खलीजी ममालिक को नहीं है, ये खतरा पूरे खिते को है, बल्कि इस खिते के जो अराउंड जो खिते हैं उनको भी है, पूरी दुनिया की मईशत को है।
अच्छा जौहर सलीम साहब, ईरान ने अपेरेंटली कुछ शराइत सामने रखी हैं, 6 सख्त शराइत ईरान ने सामने रख दी हैं। अगर मुज़ाकरात की बात होती है, जंगबंदी की बात होती है, तो जो ईरान की 6 शराइत हैं, क्या आपको लगता है कि वो शराइत काबिल कबूल हैं? दूसरी तरफ अमेरिका भी फेस सेविंग भी चाह रहा है, जंगबंदी भी चाह रहा है, बात कहाँ पे जाती हुई और किस पॉइंट पे जाती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए, जाहिर है मुज़ाकरात में दोनों साइड जो होती हैं वो पहले तो उनकी विश लिस्ट होती है। दूसरी ये है कि वो फिर नेगोशिएटिंग अपनी जो पोजीशन है उसको बेहतर करने के लिए भी वो जाहिर है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से शुरू करते हैं। पर नेगोशिएशंस का मकसद ये होता है कि फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना गिव एंड टेक होता है, फिर एक ऐसी चीज पे आते हैं जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। तो अभी जो नेगोशिएशंस होंगी कोई आसान तो होंगी नहीं बिल्कुल, जब भी वो होती हैं उसमें क्योंकि दोनों साइड्स की पोजीशन में खासा फर्क है। लेकिन ये जरूर है कि देखें, ईरान इससे पहले कुछ चीजें वो मान चुके थे। ओमान में जो मुज़ाकरात हुए या उससे पहले जो पिछले जून की जंग से पहले मुज़ाकरात हुए, तो उसमें खासी असल मसला क्या है जी? असल मसला तो न्यूक्लियर ही है ना। अब क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो एक वेपन स्टेट ना बने, न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बने। तो अब और ईरान बारहा कह चुका है कि वो नहीं बनना चाहते। अब जो है वो एनपीटी के मेंबर भी हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, उन्होंने साइन की हुई है। तो उस वजह से भी वो बाउंड हैं कि जी वो ना बने उस एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन साथ ही साथ ये है कि वो मसला 450 किलोग्राम जो उनके पास अफजूदा यूरेनियम है, 60% से ज्यादा जो तकरीबन अफजूदा है, और वो 60% भी अहम है कि 60% के बाद 90% जो वेपन्स ग्रेड होता है उस पे आप जो है ना रिलेटिवली बहुत जल्दी जा सकते हैं कुछ महीनों में। तो असल मसला होता है जो शुरू में 3.5% से 60% तक लेके जाना। तो वो जाहिर है कि उस पर भी निगोशिएट होना है, वो बहुत अहम होगा ये सारे उसमें। अब ईरान भी चाहता है कि ठीक है, अगर वो भी निगोशिएट करें और कोई कंसेशंस दें तो वो भी चाहेंगे कि उनको गारंटी मिले कि आइंदा उन पे इस तरह के अटैक्स नहीं होंगे जो बार बार हो रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि जी गारंटी पर उनको कहते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा, वो रेपरेशंस भी मांग रहे हैं। तो रेपरेशंस तो शायद उनको नहीं मिलेंगी। लेकिन ये कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जाता है तो उसमें ईरान को जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी वो ये है कि सैंक्शंस लिफ्ट हो सकती हैं ईरान से। अगर ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट हो जाए तो देखें, ईरान के पास दुनिया में जो सबसे ज्यादा जिन मुल्कों के पास तेल है, 2-3 मुल्क, उसमें ईरान आता है। फिर उसके बाद दुनिया में जिन मुल्कों के पास सबसे ज्यादा गैस है, जो पहले 2 मुल्क हैं, उनमें भी ईरान आता है। तो ईरान की जो गैस और ऑयल की जो कंबाइंड वेल्थ है वो तो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। तो अगर वो सैंक्शन लिफ्ट हो जाए तो ईरान तो फिर दुनिया के वो जो है ना उनका शुमार तो दुनिया के अमीर मुल्कों में हो सकता है। अच्छा जौहर सलीम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि लेट्स सपोज ये जंगबंदी हो भी जाती है तो ईरान की पोजीशन आप किस तरह से देख रहे हैं? उनकी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया है, अभी तक अटैक्स हो रहे हैं, और ये बात हम अपने नाज़रीन को भी क्लियर करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ पावर प्लांट्स पर हमलों को बंद किया है 5 रोज़ के लिए, अभी दीगर हमले जो हैं वो जारी हैं। तो सर, ईरान एक तरफ से रिबेलियस अप्रोच अपनाए हुए है, वो कह रहे हैं हम मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे, और जो ट्रंप ने बात की है कि हमारी बातचीत हो रही है वो भी उन्होंने डिनाई किया। लेकिन ईरान टू बी ऑनेस्ट स्टैंड कहाँ कर रहा है, और जंग के बाद भी पोजीशन क्या होगी ईरान की? देखिए, ईरान ने एक जो है ना एसिमेट्रिक पैरिटी जो है उन्होंने हासिल की है। एसिमेट्रिक क्योंकि देखें ये कोई कन्वेंशनल जंग उस तरह से तो है नहीं बेसिकली ना। ईरान के पास ना कुछ तरह की नेवी है, ना एयर डिफेंस है, ना एयर फोर्स उस तरह की है जो अमेरिका के पास है या इसराइल के पास भी। इवन इसराइल के पास भी उनसे बहुत बेहतर है ये सारी कैपेसिटी। इन जो ईरान के पास है वो उनके पास रिटेलिएशन की कैपेसिटी है प्रोजेक्टाइल्स के थ्रू, जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं। तो वो उन्होंने जाहिर है बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया है। और उसमें अब तो बहुत ज्यादा, मैं तो पहले से कह रहा था, अब तो बहुत ज्यादा इस पे मीडिया रिपोर्ट्स आ गई हैं कि जी रशिया ने उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है इस जंग में। उनको जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी है, उनको टारगेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, फिर उनको प्रिसाइज लोकेशंस और जो है ना, और फिर टेक्नोलॉजी भी इवन जो है ना, ये सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो ईरान जिसको डिस्प्ले कर रहा है ये प्राइमरीली रशियन टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली अब वो क्योंकि देखिए रशिया के साथ उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चाइना के साथ भी है। चाइना का वो बाइडो 3 सिस्टम भी यूज कर रहे हैं, ये जो है ना जो जीपीएस की जगह पे वो भी खासा इफेक्टिव रहा है। सही। तो वो चाइना और रशिया की बिलवास्ता उनको कुछ मदद है, खसूसन रशिया की वजह से उनकी जो पिछले जून के मुकाबले में इस बार परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर रही है। सही। तो एक उन्होंने खासी इफेक्टिव रिटेलिएशन की है। लेकिन साथ ही साथ देखें, जितना ये लंबी होती जाती है जंग तो उसमें फायदा तो फिर किसी को भी नहीं है, सबके लिए नुकसान है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ ईरान को नुकसान होगा, क्योंकि इसलिए
कि वो फिर जो है ना अमेरिकन अगर उनको कोई इसमें से एग्जिट नहीं मिलती तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो मैसिव बॉम्बिंग करेंगे, वो दूसरे ऑपरेशंस प्लान कर रहे हैं, वो जो है ना अपने स्पेशल बिल्कुल फोर्सेस ऐसे ही। लेके आ रहे हैं 4.5, और फिर देखें लीडरशिप उन्होंने कितनी इनकी जाहिर है ट्रीट कर दी है, तो ठीक है, यानी मजीद जॉर्ज भी सर कर मतलब सकते हैं। मुज़ाकरात हो जाना और बातचीत हो जाना दोनों के मफाद में होगा। सर आपने दो बड़ी ताकतों का जिक्र किया, आपने चाइना और रशिया की बात की कि अपेरेंटली उनकी सपोर्ट सिल है ईरान को, लेकिन सर ये बड़ी ताकतें क्या इससे आगे बढ़कर भी मीडिएटर का रोल प्ले कर सकती हैं, जंग को रुकवा सकती हैं, या ये जंग इन आलमी ताकतों के अपने मफाद में है? देखिए रशिया को तो फायदा हो रहा है इस जंग से इस वक्त, क्योंकि तेल की कीमतें जो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो वो रशिया तो इससे पहले अपना तेल बेच रहा था 30-40 डॉलर बैरल के हिसाब से सैंक्शंस लगी थी। अभी तो उन्होंने सैंक्शंस भी लिफ्ट कर दिए अमेरिका ने, तो अचानक उनका तेल जो है 100 बिलियन जो है ना डॉलर पर बैरल के हिसाब से बिकना शुरू हो गया, तो उनको तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मंथ बल्कि वीक का फायदा है शायद। तो अब उनके लिए तो उससे बेहतर है, उनकी जो है ना उनकी पोजीशन भी यूक्रेन में पहले से बेहतर होगी है। अच्छा चाइना के लिए जो है ना, देखें चाइना को नुकसान है इस जंग के ज्यादा लंबे होने से, क्योंकि वो रिलाय करते हैं गल्फ के ऑयल के ऊपर खासी हद तक, और उनकी रिलायंस पाकिस्तान से बहुत कम है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा रिलायंस है गल्फ ऑयल पे, 80% तक। चाइना की कोई तकरीबन जो है ना 50% से कम है, लेकिन स्टिल ये एक जो है ना खासी बड़ी रिलायंस है, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो जो है ना एक तो इकोनॉमी से अफेक्ट हो, और फिर अगर तेल की वजह से पूरी दुनिया की मईशत अगर अफेक्ट होती है तो चाइना उससे भी इफेक्ट होता है, बिकॉज चाइना पूरी दुनिया का एक्सपोर्टर तो चाइना ही है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री दुनिया में चाइना है, हर मुल्क को दुनिया का एक्सपोर्ट 1.2 ट्रिलियन डॉलर की उनकी जो है ना ट्रेड सरप्लस थी लास्ट ईयर। तो अगर आलमी मईशत जो है वो रिसेशनरी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को ही होगा उसका। तो इसलिए उनके मफाद में बिल्कुल नहीं है, वो कोशिश भी करेंगे, और वो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इस वक्त मीडिएशन की, वो चाइनीज उसको बहुत ज्यादा सराह रहे होंगे। चाइनीज जो है ना पाकिस्तान को और भी इंकरेज कर रहे होंगे कि बिल्कुल ये जो है, अब चाइना देखिए चाइना खुद भी वो भी डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो फायदा है कि पाकिस्तान की ताल्लुकात जो है वो अमेरिका से, ईरान से और सऊदी अरब से, तीनों से बहुत ही अच्छे हैं, तो वो एक यूनिक पोजीशन है। फिर कुछ और मुल्क जो हैं जिस तरह तुर्किया है, इजिप्ट है, ये मुल्क हैं जो भी इसमें एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं और कर भी सकते हैं आगे। सर यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी, तुर्किया हो गया, इजिप्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, सर क्या आपको लगता है कि जो पावर प्लांट्स पे 5 दिन के लिए ट्रंप ने हमला बंद किया है, ये भी इन लोगों के कहने पे किया गया है? क्योंकि अगर हमला जारी रहता तो डेफिनेटली ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होती और फिर खलीजी ममालिक पे अटैक होता, और खलीजी ममालिक तेल और गैस के साथ साथ पानी के बहरान का भी शिकार हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि प्रेशराइज किया गया है या कहा गया है कि आप ऐसा बंद करवा दें? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका को इंडिकेशंस, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा है कि जी हमें इंडिकेशंस मिली हैं कि ईरान की तरफ से कुछ जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस है। अब जाहिर है वो उन्होंने पहले तो कहा कि हमें इस तरह जाहिर किया जिस तरह उनको डायरेक्टली है, लेकिन बाद की जो खबरों से पता चला कि वो डायरेक्ट नहीं था, वो दूसरे मुल्कों के थ्रू था, प्राइमरीली शायद पाकिस्तान के थ्रू और फिर मे बी तुर्किया के थ्रू। तो उनको इंडिकेशंस मिली, तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने रोका है ये। तो एक बिकॉज बिल्कुल पाकिस्तान की कोशिश यही थी बड़े दिनों से, हफ्तों से, कि किसी तरह इस जंग को रुकवाएं, बिकॉज ये जंग जो है पाकिस्तान बिल्कुल समझता है कि तो ये जंग है ही गलत, गैर रसूली जंग है। पाकिस्तान तो कहता है ना कि जी पाकिस्तान ने शुरू से कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, ईरान पे हमला ना करें, आप इस मसले को पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल। तो एक बड़ी, इसलिए पाकिस्तान शुरू से ये पोजीशन, और अभी पाकिस्तान ने यही कहा होगा। जॉर्ज सलीम साहब, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका के अंदर भी लोग ये कह के इस्तीफे दे रहे हैं, बड़े आला ओहदों पे फाइज लोग, के ईरान के साथ जो जंग करके अमेरिका ने गलती किया और ईरान से कोई नुकसान नहीं था अमेरिका को। सर आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस जंग का अमेरिका के स्टेटस को, डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को क्या नुकसान पहुँचा है, और वो बोर्ड ऑफ पीस कहाँ गया जिसने गजा के लिए बात करनी थी, और फिर ये भी कहा जा रहा था कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा को पीछे छोड़कर वो इदारा बहुत आगे चले जा सकता है और उसकी जगह भी ले सकता है। तो सर वो बोर्ड ऑफ पीस कहाँ गया? गजा में भी वही कुछ हो रहा है, और फिर ये जो जंग है इसने अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटस है वो कितनी बुरी तरह से मुतासर किया है? देखिए ये तो जो टर्म्स अगर कोई अभी नेगोशिएशंस होती हैं और जो फाइनल टर्म्स तय पाती हैं, वो बताएंगी कि उससे प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है ना क्या नुकसान होगा या फायदा होगा और वो कहाँ पे खड़े होंगे उसके बाद।
लेकिन जो उनका बोर्ड ऑफ पीस है, देखें बोर्ड ऑफ पीस पे तो मैंने अपने कमेंट्स में बहुत हफ्ते पहले ये कहा था कि जी बोर्ड ऑफ पीस जो है वो किसी तरह भी अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं हो सकता, सही। क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस जो बना है वो एक यूएन रेजोल्यूशन जो कि अंडर चैप्टर 7 है उसके तहत बना है, तो वो एक तनाज़े के लिए सिर्फ बना है, उसका दायरा दूसरे तनाज़ों में नहीं है। सही। ये ठीक है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बयान दिए थे कि जी हम इसको और भी कमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अगेन उनको यूनाइटेड नेशंस के पास जाके मजीद रेजोल्यूशन हर मुख्तलिफ तनाज़े के लिए फिर पास कराने होंगे, और अगर वो चाहें कि इस तरह ना हो और वो खुद ही बोर्ड ऑफ पीस से करना शुरू कर दें चीज़ें, तो वो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया एक्स फॉरेन सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट IRS जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।